ज्ञान प्राप्ति शिक्षा में आप सबका स्वागत है। मैंने आप सबको कल आपको पढ़ाया था ज्वालामुखी की संरचना बताई थी। ज्वालामुखी की संरचना मैंने आपको पढ़ाया था, ज्वालामुखी के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और देखिए, ज्वालामुखी क्या है, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, उन सब के बारे में मैंने आपको कल ये सारा चीज़ बताया था। और साथ साथ में मैंने बताया था कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं। लास्ट में हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो गया था और कुछ प्रश्न बाकी थे। उस प्रश्नों के कुछ उत्तर मुझे आपको बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्या क्या हैं देखते हैं। देखिए, हमारा ये सब प्रश्न है, सही मिलान करके लिखना है। हिमालय, आपके पास यदि बुक होगी तो बुक पर अपना निशान लगाइए। हिमालय का हो जाएगा वलित पर्वत। फ्यूजियामा का संचयन पर्वत। अरावली कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। दक्कन, लावा निर्मित पठार। अपने अपने आप बुक पर निशान लगा सकते हैं। यदि अगर आप बुक लिए हैं तो अपना निशान लगा लीजिए। अधिकेंद्र क्या है, उद्गम केंद्र क्या है, आपको बताया था। सिम्सोग्राफ क्या है, रिक्टर स्केल क्या है, इससे इकाई मापते हैं। इसे आपको उस दिन मैंने बताया था, आपको बताया था कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यहाँ पूछा है सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और उसकी जो मापन की इकाई होती है वो रिक्टर स्केल होती है। और उद्गम केंद्र क्या है, आपको बता दें कि उद्गम केंद्र क्या है, यहाँ पर है। उद्गम केंद्र ये है हमारा, देखिए ये उद्गम केंद्र है। जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा है, उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यही हमारा उद्गम केंद्र होता है। और अधिकेंद्र, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र जहाँ पर होता है उसके भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है, वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। यही अधिकेंद्र है, इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। देख लीजिए, ये हमारा अधिकेंद्र का ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है, इसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपको ये टिप्पणी समझ में आ गई होगी कि सिस्मोग्राफ क्या है, रिक्टर स्केल क्या है, अधिकेंद्र क्या है, उद्गम केंद्र क्या है। अब हमारा प्रश्न है, भूकंप के झटके क्यों आते हैं, भूकंप के झटके क्यों आते हैं। देखिए, भूकंप के झटके क्यों आते हैं, आपको सिर्फ एक लाइन या 1.5 लाइन में लिखना है क्वेश्चन का आंसर। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से पशु जानवर आदमी मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होती है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, आपको मैंने कल पढ़ाया था कि ज्वालामुखी क्या है, किसे कहते हैं, मैंने कल पढ़ाया। आपने यदि पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। आपको छोटा सा आंसर देना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, इसलिए मैं 2 लाइन 3 लाइन में लिखवाई हूँ। ज्वालामुखी ने मानव जीवन को प्रभावित किया है कैसे। पहले तो ज्वालामुखी ने अपने लपेटे में मनुष्य को तो लिया ही,
उनके खेत खलिहान और बाग बगीचों को जला डाला। जहाँ ज्वालामुखी मृत्यु हो गई और निकला लावा ठंडा हो गया, वहाँ मनुष्य को उपजाऊ भूमि मिल गई। इस प्रकार मानव जीवन कुप्रभावित भी हुआ और उससे उनको लाभ भी हुआ। कहीं किसी को लाभ भी मिला और कहीं बहुत ज़्यादा हानि भी उठानी पड़ी। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। आपको बता दूं कि आपके पाठ का नाम भी यही है कि पृथ्वी के आपके पाठ का जो ये नाम है, आंतरिक बल से बनने वाली भू आकृतियाँ, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली आकृतियाँ। अंदर से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ अनेक हैं। जब हमारी पृथ्वी के नीचे से जब कुछ हलचलें होती हैं, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसके कुछ परिणाम भी होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का ही परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियाँ बनती हैं और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख जाती हैं। तो इसका ये आंसर है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इसका भी मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ का आंसर लिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हमारा ये छठा क्वेश्चन है, मोड़दार एवं संचयन के पर्वतों में क्या भिन्नता एवं समानता होती है। मोड़दार और संचयन पर्वतों में क्या भिन्नता एवं समानता होती है। देखिए इसका आंसर, धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव के कारण जब मोड़ पड़ता है तो वह भाग ऊपर उठ जाता है और मोड़दार पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा जब काफ़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तब कालक्रम में ठंडा होकर संचयित पर्वत बन जाते हैं। दोनों पर्वत ऊंचे होते हैं, लेकिन मोड़दार पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं जिससे उन पर बर्फ जम जाती है, लेकिन संचयन पर्वत उतने ऊंचे नहीं होते जिससे उन पर बर्फ नहीं जमती। समानता यह है कि दोनों को पर्वत ही कहा जाता है। यही इसका उत्तर है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। पर्वत और पठार में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था कल कि पर्वत और पठार, पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है और ऊपर बहुत कम बराबर स्थान होता है, लेकिन पठार की ऊंचाई बढ़ती है, ऊपर काफ़ी बराबर स्थान रहता है। जो पहाड़ होते हैं ऊपर से वे ऊपर ज़्यादा जगह नहीं होता है, वो नुकीले हो जाते हैं। लेकिन पठारों में क्या होता है, पठार नीचे से ऊंचे तो होते हैं अपनी समतल भूमि से, लेकिन ऊपर जाके ये सपाट हो जाते हैं। इन पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है, लेकिन पठारों पर खनिज मिलते हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है, लेकिन पठारों पर क्या होता है, खनिज मिलते हैं। यही इसका आंसर है। पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। आपकी किताब पर दिया गया है पर्वत के प्रकार और उसके उदाहरण। ये देखिए, ये सारे उसका उत्तर ही है, वलित पर्वत, और यहाँ उदाहरण है हिमालय और राकी आदि। भ्रंशोस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। उदाहरण के साथ लिखना है। तो वलित पर्वत आपका ये पूरा लिखेंगे, किसे कहते हैं, फिर उदाहरण में हिमालय और राकी लिखेंगे, भ्रंशोस पर्वत लिखेंगे पूरा, और उदाहरण में ये इसका कौन कौन सा पर्वत है इसका उदाहरण लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा आता है संचयन पर्वत। इसको भी यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो, आप ये लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये आता है अवशिष्ट पर्वत, कट्टे छटते हैं, और उसके बाद जैसे भारत पर्वत। आपको ये सारा चीज़ लिखेंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। ये है हमारे आगे के क्वेश्चन, हम अब कल हल करेंगे। इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, कल मैं बताऊंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए हमसे, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी।
धन्यवाद।